हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की यूनिट नंबर 7। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट टू सिक्स में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। और इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर के अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी बीए थर्ड सेम की इंग्लिश और पॉलिटी है वो भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो सभी मतलब सब्जेक्ट्स की सेमेस्टर वाइज और यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 हिस्ट्री की, जिसमें हमें पढ़ना है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा प्रणाली, ठीक है। देखिए, इस शिक्षा प्रणाली को हम 4 चरणों में विभाजित करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में आधुनिक शिक्षा के 3 वो मुख्य एजेंट की जिनके जरिए भारत के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बड़े बड़े रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। उसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रोल रहा, ईसाई मिशनरीज का क्या रोल रहा, भारतीय बुद्धिजीवी और सुधारकों का क्या रोल रहा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आज का जो मेन टॉपिक है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की शिक्षा प्रणाली में हुआ जो परिवर्तन है, वो ये परिवर्तनों को या शिक्षा का जो विकास है उसको हम किस तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक शिक्षा का विकास। कंपनी कुछ शिक्षित भारतीय चाहती थी जो कि भूमि के प्रशासन में उनकी सहायता कर सके। तो क्यों आखिर कंपनी ने ये सोचा कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको उन्हें मजबूत करने की जरूरत है या उसके विकास की जरूरत है। तो देखिए, ऐसा सिर्फ उन्होंने इस मोटिव से नहीं किया कि हाँ, भारतीय के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति थी या फिर वो भारत का विकास चाहते थे। उसके पीछे इनके कुछ अपने भी निजी कारण रहे, जैसा कि ये चाहते थे कि कंपनी के पास कार्य करने के लिए जो कर्मचारी है वो शिक्षित होने चाहिए, भले ही वो भारतीय हैं, तो वो भूमि के प्रशासन में उनकी सहायता कर सकें। साथ ही साथ वो स्थानीय रीति रिवाज और कानूनों को भी अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो। तो देखिए, इस प्रयोजन के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, मुस्लिम कानून के शिक्षण के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो मदरसे की स्थापना की गई वो कलकत्ता में की गई थी 1781 में। और किसके जरिए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। उसके बाद सेम मतलब लगभग 10 साल बाद 1791 में इन्होंने हिंदू दर्शन और कानूनों के अध्ययन के लिए भी जोनाथन डंकन द्वारा वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये जो संस्कृत कॉलेज है ये कहाँ पर है, ये आपसे कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है, जिन भी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। उसके अलावा मिशनरियों ने मुख्य रूप से अपनी धर्मांतरण गतिविधियों के जरिए भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया और उन्होंने शिक्षा के साथ कई स्कूलों की भी स्थापना की जो केवल ईसाईकरण और मूल निवासियों को सभ्य कराने का एक जरिया था, ठीक है। अब देखिए, अगले हमारे पास आते हैं बैपिस्ट मिशनरी विलियम कैरी। 1793 में वो भारत आते हैं और 1800 तक सैरामपुर बंगाल में एक बैपिस्ट मिशन था और वहाँ और आसपास के इलाकों में कई प्राथमिक स्कूलों की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय सुधारकों का मानना था कि समय के साथ चलने के लिए तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक सिद्धांतों को फैलाने के लिए एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली की हमें ज़रूरत है। तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम है वो शिक्षा को सरकार का उद्देश्य बनाने में और बनाने की दिशा में ये पहला कदम था। तो 1813 ये जो एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये पहला वो अधिनियम था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश शासन ने भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए धनराशि खर्च करने की यहाँ पर बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए जो सालाना खर्च किए जाएंगे भारत की शिक्षा पर, इस बात को यहाँ पे मंजूरी दे दी जाती है। और इस अधिनियम ने उस मिशनरियों या उन मिशनरियों को भी प्रोत्साहित किया जो भारत आने की आधिकारिक अनुमति जिनको दी गई थी, ठीक है। लेकिन भारतीयों को किस तरह की शिक्षा दी जाए, इस पर सरकार में अभी भी मतभेद बना हुआ था। मतलब यहाँ पे ये तो तय हो जाता है कि उनकी शिक्षा पर हम 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करेंगे, लेकिन क्या क्या सब्जेक्ट्स या क्या क्या चीज़ें उनके करिकुलम में होनी चाहिए, किस तरीके की शिक्षा हमें उन्हें देनी है, इस पर अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट था, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राच्यविद भारतीयों की पारंपरिक भारतीय शिक्षा देना पसंद करते थे। जो प्राच्यविद भारतीय हैं, ठीक है, मतलब पारंपरिक जो हमारे वेद है, ग्रंथ हैं, उन्हीं को वो चाहते थे हमारे सिस्टम में या फिर एजुकेशन सिस्टम में वो रहने चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए, कुछ अन्य भारतीय भी थे जो शिक्षा की पश्चिमी शैली में शिक्षित किया जाना चाहते थे और पश्चिमी विषय पढ़ाए जाएं ऐसा वो चाहते थे। अब निर्देश की भाषा में एक और भी कठिनाई थी कि कुछ भारतीय जिन्हें स्थानीय भाषा ही आती है उनका उपयोग करना चाहते थे, जबकि कुछ चाहते थे कि यहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। तो इन मुद्दों के कारण आवंटित धन की जो राशि है वो 1823 तक नहीं दी गई। तो जहाँ हमने पीछे बात की है कि 1813 में बात की गई थी 1 लाख रुपए सालाना खर्च किया जाएगा, तो 1813 से लेकर के 1823 तक एक भी रुपया यहाँ पर खर्च नहीं किया जाता है।
सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि वो डिबेट अभी भी कंटिन्यू है कि जो करिकुलम होगा या जो हमारा पाठ्यक्रम होगा उसमें क्या चीज़ें पढ़ाई जाएँ, क्या इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी जाए या संस्कृत को इम्पोर्टेंस दी जाए, किन विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस वजह से 1823 तक यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का खर्च नहीं किया जाता है भारतीय शिक्षा पर, ठीक है। फिर देखिए 1835 में यह निर्णय लिया जाता है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं वो सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम से भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान और साहित्य की शिक्षा प्रदान कराएंगे। तो 1813 के बाद 35 में कौन थे और इन्होंने क्या प्रावधान किए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बेंटिक। तो बेंटिक ने थॉमस बिविंगटन मैकॉले को सार्वजनिक निर्देशन की सामान्य समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना। इसको आप स्किप कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो मैकाले हैं वो एक बहुत ही उत्साही आंग्लविद उनको कहा जाता है, ओरिएंटलिस्ट थे वो, जिन्हें किसी भी प्रकार की भारतीय शिक्षा के प्रति घोर तिरस्कार था और उन्हें रेवरेंड अलेक्जेंडर डफ, जेआरएफ कॉल्विन आदि का समर्थन भी मिल जाता है। और प्राच्यविदों की ओर से जेम्स प्रिंसेप होते हैं, हेनरी थॉमस होते हैं और कोलब्रुक आदि यहाँ पर होते हैं। मैकॉले मिंटन भारतीयों के लिए शिक्षा और उनके प्रस्ताव का उल्लेख करते हैं। देखिए उनके अनुसार क्या था कि पारंपरिक भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि प्राच्य संस्कृति दोषपूर्ण और अपवित्र थी। उसके अलावा वो कुछ उच्च और मध्यम वर्ग के छात्रों की शिक्षा में विश्वास करते थे। भारत के मतलब वो नहीं चाहते थे कि सभी को शिक्षा दी जाए, तो केवल जो हमारे पास मिडिल क्लास और जो हमारी अपर क्लास है उन्हीं को केवल एजुकेशन राइट दिए जाने चाहिए। समय के साथ शिक्षा जनता तक पहुंच जाती है और इसे घुसपैठ सिद्धांत भी कहा जाता है। अब भारतीयों का ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे वो कि जो कि रंग और रूप से तो भारतीय हो लेकिन स्वाद और सद्बुद्धि से वो क्या हो, अंग्रेज हो। तो एल्फिंटस कॉलेज बॉम्बे और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई इसी क्रम में। देखिए 1835 में ये स्थापना की गई है, तो यहाँ पे शायद ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, 1835 में। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि वुड डिस्पैच क्या है या किससे संबंधित है। तो देखिए सर चार्ल्स वुड 1854 में कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं और जब उन्होंने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक डिस्पैच भेजा जिससे कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा था ये, ठीक है। तो वुड डिस्पैच ईयर आपको याद रखना है और क्या टाइटल इसको दिया गया था ये भी आपको याद रखना है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं इस मैग्ना कार्टा में या इस वुड डिस्पैच के अंदर क्या क्या सिफारिशें की गई हैं। तो पहली चीज की प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए नियमित रूप से और भारतीयों को अंग्रेजी और अपनी मूल भाषा में शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक प्रांत में शिक्षा व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। निजी स्कूलों को सहायता दी जानी चाहिए। महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए और 1857 तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। और इसी क्रम में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1882 में। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में और इस डिस्पैच ने सरकार से लोगों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को भी कहा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें इसमें देखने को मिले और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा आता है शिक्षा पर ब्रिटिश प्रयासों का आकलन। देखिए इस क्रम में कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जो शिक्षा का प्रसार अपने हित के लिए करना चाहते थे। सरकार मुख्य रूप से केवल अपनी ही चिंताओं से सरोकार रखती थी, मतलब उनको सिर्फ अपने हित से मतलब था, ठीक है। और कंपनी के कामकाज में क्लर्क और अन्य प्रशासनिक भूमिकाओं की भारी मांग थी। इन नौकरियों के लिए इंग्लैंड से अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीयों को लाना सस्ता पड़ता था और यही इनका मुख्य मकसद था। तो निसंदेह ही हम कह सकते हैं कि भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान साक्षरता की दर बहुत कम और स्त्री शिक्षा की स्थिति दयनीय थी। इसलिए ऐसा था क्योंकि सरकार भारतीयों में रूढ़िवादी स्वभाव को नाराज या नज़रअंदाज नहीं करना चाहती थी और इसलिए भी कि महिलाओं को आमतौर पर क्लर्क के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता था। इसके बाद फिर 1911 में ब्रिटिश भारत में जो निरक्षरता दर है वो 94% थी, लेकिन 1921 में ये 92% हो गई थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा भी यहाँ पर की गई थी। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इस यूनिट में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 1919 और 1935 के एक्ट हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।